बाढ़ आई, पानी घरों में घुसा, रोड्स बंद हो गई और फिर कुछ दिनों बाद पानी उतर भी गया। तो क्या डिजास्टर खत्म हो गया? नहीं। कई बार असली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि फ्लड के बाद कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, डैमेज टॉयलेट्स, स्टैग्नेंट वाटर और डिसरप्टेड हॉस्पिटल्स ये मिलकर डायरिया, कॉलरा, हेपेटाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस और डेंगू जैसी डिजीज का रिस्क बढ़ा सकते हैं। इसलिए असम के फ्लड हिट एरियाज में भी फोकस केवल राहत पहुंचाने पर ही नहीं, बल्कि हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और पावर रेस्टोरेशन पर रखा गया। आज इसे हम समझेंगे यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। हाल ही के न्यूज़ में अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार असम में फ्लड्स के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने प्रभावित क्षेत्रों में हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पावर रेस्टोरेशन और सैनिटेशन को प्राथमिकता देने की बात कही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्लड मैनेजमेंट का मतलब केवल लोगों को बोट्स से रेस्क्यू करना ही नहीं और रिलीफ कैंप्स बनाना ही नहीं, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर बहुत कुछ है। और डिसास्टर मैनेजमेंट हैज़ टू फेजेस: इमीडिएट सर्वाइवल फेज एंड पोस्ट डिजास्टर रिकवरी फेज। और पोस्ट फ्लड रिकवरी में तीन चीज़ें बेहद क्रिटिकल हो जाती हैं, उसमें सेफ वाटर, सैनिटेशन और हेल्थ केयर। अगर इनमें से एक भी कमज़ोर हुआ तो नेचुरल डिजास्टर आगे चलकर पब्लिक हेल्थ डिजास्टर में बदल सकता है। अब फ्लड वाटर इतना डेंजरस क्यों होता है, ये भी जान लो। तो एक बेसिक साइंस का क्वेश्चन है ये कि बारिश का पानी तो रिलेटिवली क्लीन होता है, फिर फ्लड वाटर डेंजरस कैसे बन जाता है? क्योंकि फ्लड वाटर रास्ते में सीवेज, ओवरफ्लोइंग टॉयलेट्स, एनिमल वेस्ट, गार्बेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ और कई जगह केमिकल्स को अपने साथ मिला सकता है। यानी जो पानी हमें दिखाई दे रहा है वह सिर्फ रेन वाटर ही नहीं, इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स मौजूद हो सकते हैं। अगर यही कंटेमिनेटेड पानी ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज में चला जाए तो वाटर बॉर्न डिजीजेस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए फ्लड के बाद केवल पानी उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, सेफ वाटर उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन से डिजीजेस का खतरा बन सकता है, इस पे भी बात कर सकते हैं। तो फ्लड के बाद डिजीजेस को ब्रॉडली तीन ग्रुप्स में समझ सकते हैं। पहला है वाटर बॉर्न डिजीजेस, और जैसे कि डायरियल डिजीज, कॉलरा और हेपेटाइटिस ए एंड ई। दूसरा है वेक्टर बॉर्न डिजीज। फ्लड के तुरंत दौरान मॉस्किटोज का ब्रीडिंग हैबिटेट कई जगह जो है वो कई गुना बढ़ जाता है और कई जगह वॉश आउट हो सकता है। लेकिन बाद में जब पानी अलग अलग कंटेनर्स, पिट्स और आसपास के क्षेत्रों में स्टैग्नेंट होने लगता है तो मॉस्किटो ब्रीडिंग बढ़ जाती है और इससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है। अब तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है दैट इज लेप्टोस्पायरोसिस। ये बैक्टीरियल डिजीज है। संक्रमित एनिमल्स, खासकर रोडेंट्स के यूरिन से कंटेमिनेटेड पानी या फिर सॉइल के संपर्क में आने पर इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए फ्लड वाटर को लंबे समय तक चलना सिर्फ अनकंफर्टेबल ही नहीं, बल्कि उसमें चलना जो है वो हेल्थ रिस्क भी हो सकता है। अब हेल्थ केयर कंटिन्यूटी क्यों ज़रूरी है? अब सोचिए, फ्लड के बीच किसी प्रेग्नेंट वीमन को इमरजेंसी केयर चाहिए, और किसी डायबिटिक पेशेंट की मेडिसिन खत्म हो गई हैं, या किसी बच्चे को सीवियर डायरिया हो गया है, लेकिन रोड सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है पानी में, और नियर बाई हेल्थ सेंटर जो है वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। इसलिए डिसास्टर रेजिलियंट हेल्थ केयर सिस्टम भी होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें शामिल है मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, इमरजेंसी मेडिसिन, ओआरएस, एसेंशियल वैक्सीन्स, रेफरल ट्रांसपोर्ट और टेलीमेडिसिन। हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स के लिए भी रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट को फ्लड लेवल से ऊपर रखना पड़ता है। इमरजेंसी पावर बैकअप जरूरी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जरूरी है और कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, यानी हॉस्पिटल खुद डिसास्टर का विक्टिम ना बन जाए। अब सैनिटेशन इनविजिबल हीरो है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सैनिटेशन की। अब डिजास्टर के दौरान सैनिटेशन शायद सबसे ग्लैमरस टॉपिक नहीं लगता, लेकिन ये हजारों इन्फेक्शंस को रोक सकता है। अब रिलीफ कैंप्स में ओवर क्राउडिंग हो सकती है। अगर एडिक्वेट टॉयलेट्स, वेस्ट डिस्पोजल और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ नहीं है तो इन्फेक्शन तेज़ी से फैल सकता है। इसलिए वॉश बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वॉश यानी वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ये टर्म याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फंक्शनल टॉयलेट्स, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट और साबुन से हैंड वॉशिंग ये सिंपल इंटरवेंशन हैं, लेकिन डिसास्टर के बाद डिजीज प्रिवेंशन में इनकी बहुत बड़ा रोल होता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो यहाँ वो कैसे हेल्प कर सकती है। तो पहला है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और जीआईएस। सैटेलाइट इमेजरी से फ्लडेड एरियाज मैप किए जा सकते हैं। जीआईएस के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कौन से विलेजेस कट ऑफ हैं, कौन से हेल्थ सेंटर्स प्रभावित हैं और रिलीफ रिसोर्सेज कहाँ भेजने हैं। दूसरा है ड्रोन्स।
ड्रोन्स डैमेज असेसमेंट, इन एक्सेसिबल एरियाज की मैपिंग और कुछ परिस्थितियों में इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। तीसरा है आईओटी बेस्ड सेंसर्स। अब रियल टाइम वाटर लेवल मॉनिटरिंग और कुछ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत कर सकती है। और चौथा है टेलीमेडिसिन। जहां फिजिकल कनेक्टिविटी टूट गई हो, वहां फंक्शनिंग टेलीकॉम कनेक्टिविटी के साथ रिमोट मेडिकल कंसल्टेशन यूज हो सकती है। और इंडिया में ई संजीवनी जैसे डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स इस ब्रोडर अप्रोच को समझने का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब पावर रेस्टोरेशन भी हेल्थ इशू कैसे है? फ्लड न्यूज़ में इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन को हेल्थ केयर के साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि मॉडर्न हेल्थ केयर इलेक्ट्रिसिटी पर हैवीली डिपेंडेंट है। वैक्सीन्स और कई मेडिसिन के लिए कोल्ड चेन, हॉस्पिटल्स में डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, ऑक्सीजन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, वाटर पंप्स और लाइटिंग, इन सबको पावर चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इशू ही नहीं, बल्कि ये इनडायरेक्टली पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन भी है। और यही यूपीएससी आंसर में एक अच्छा मल्टी डायमेंशनल पॉइंट बन सकता है। अब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो फ्लड मैनेजमेंट should move from a relief centric approach to a resilience based approach. डिस्कस इट। तो आंसर में केवल एनडीआरएफ और इवैक्यूएशन ही मत लिखिए, आप 4 डायमेंशन जोड़ सकते हैं: पब्लिक हेल्थ, वॉश, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट रेजिलियंस। और इसके साथ एनडीएमए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम की भूमिका भी जोड़ी जा सकती है। और एसडीजीज से कनेक्ट जरूर करें। एसडीजी 3 जो कि गुड हेल्थ और वेलबींग बताता है, एसडीजी 6 जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है, एसडीजी 11 जो कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात करता है, और एसडीजी 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। और ये लिंकेज आपके आंसर को ज़्यादा इंटीग्रेटेड बना देगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा लेसन सीखने की ज़रूरत है, जो कि क्लाइमेट चेंज के दौर में एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लड्स रिस्क को केवल एक सीजनल घटना बनाकर ही नहीं देखता। हमें चाहिए क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे हॉस्पिटल जो फ्लडिंग के दौरान भी ऑपरेट हो सकें, और ऐसे ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम जिनमें कंटेमिनेशन रिस्क कम हो, और रियल टाइम डिजीज सर्विलियंस, और ऐसी कम्युनिटीज जिन्हें पता हो कि डिजास्टर के बाद सेफ वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। तो एक लाइन आपने याद जरूर रखनी है: फ्लड मे बी ए नेचुरल हैजार्ड बट डिजीज आउटब्रेक कैन ऑफन बी प्रिवेंटेड थ्रू प्रिपेयर्डनेस। तो असम फ्लड्स की ये खबर हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है। डिजास्टर मैनेजमेंट केवल रेस्क्यू या फिर रिलीफ ही नहीं, असल रेजिलियंस तब आती है जब हेल्थ केयर चलता रहे, पानी सुरक्षित रहे, सैनिटेशन फंक्शनल रहे और टेक्नोलॉजी सही समय पर सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। और यही है साइंस, गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट का इंटरसेक्शन। ऐसे ही करंट अफेयर्स को यूपीएससी, पीसीएस और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इजी लैंग्वेज से मैं समझने के लिए काशिब एजुकेशन को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस टॉपिक की फ्री इन्फोग्राफिक और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल काशिब एजुकेशन से जुड़ें। और मिलते हैं अगली साइंस एंड करंट अफेयर्स स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।